ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे। मौनी अमावस्या को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। सरकार का अनुमान है कि कल मौनी अमावस्या के मौके पर 8 से 10 करोड़ लोग महाकुंभ मेला पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाएंगे। बता दें कि सोमवार को भी 1,55,00,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। अब तक 14.76 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस महाकुंभ से जुड़े हुए, जहां देखिए लोग लगातार स्नान कर रहे हैं। और ये देखिए तस्वीर जहां लोग इस बोट पर भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और लगातार लोगों के स्नान करने का सिलसिला जारी है। सोमवार की अगर बात करें तो 1,55,00,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया था और इस महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। महाकुंभ में धीरेन्द्र शास्त्री ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की भी उन्होंने निंदा की। साथ ही बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की मांग की। लोग राजनीति करने लगे हैं, टिप्पणियां करने लगे हैं कि इससे गरीबी दूर नहीं होगी। एक नेता कह रहा है गरीबी दूर नहीं होगी, डुबकी लगने से पाप दूर नहीं होगी। क्या कहेंगे महाराज जी आप? ये मूर्खतापूर्ण बयान है। देखिए, संसार में हर काम गरीबी मिटाने के लिए नहीं होते। हज की यात्रा गरीबी मिटाने के लिए नहीं होती, या कैंडल जलाना, चर्च में जाना भी गरीबी मिटाने के लिए नहीं होते। कुछ पीस के लिए भी होता है, कुछ आत्मिक शांति के लिए भी होता है, कुछ अपने लिए भी होता है, कुछ अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए होता है। सनातन का मतलब भारत, और भारत की संस्कृति है ये। भारत की संस्कृति का महाकुंभ लगा है, ना कि केवल एक किसी धर्म का कुंभ लगा है। भारतीय संस्कृति की विधा को पूरे विश्व तक, भारतीय परंपरा को पहुंचाने के लिए महाकुंभ है। तो जो भारत के हैं उनको इस महाकुंभ में सम्मिलित होना चाहिए। जो भारत के नहीं मानते, भारत में रह करके, उनको पाकिस्तान निकल जाना चाहिए। रही बात टिप्पणी की, तो भारत में सनातन धर्म पर कमेंट करना बहुत सस्ता और सरल है, क्योंकि हिंदू बहुत बुजदिल है, बहुत कायर है और बहुत ज्यादा सोया हुआ है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब हम तो छेड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। अगर वो हमको छेड़ेंगे तो हम उनकी ठटरी जरूर मारेंगे। तो जो कमेंट कर रहे हैं, हम उनको यही कहेंगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहो, चुप रहो, यही बेहतरीन है। हम ये भी कहना चाह रहे हैं, आपकी न्यूज 18 पर पहली बार वो एक बार यहाँ आके देख लें, अगर घर वापसी ना कर लें तो कहना। ये आपने बिल्कुल मन बना लिया। बिल्कुल मन क्या बना लिया। यहाँ लगभग 2 करोड़ प्लस साधु महात्मा हैं, जोगी हैं, जपी हैं, तपी हैं, सन्यासी हैं, बैरागी हैं, ध्यानी हैं, ज्ञानी हैं। वो अनूठा संगम, वो फक्कड़पन, वो संगम का किनारा, देखो क्या उदारता है। और हम लोग इतने उदारवादी चरित्र के हैं, दूसरे मजहब के लोग तो स्त्रियों को अपने मस्जिदों में एंट्री नहीं करवा पाए, और हम तो भोग्या नहीं, पूज्या मानकर माताओं को स्वागत कर रहे हैं। और भारतीय तो छोड़ो, स्टीव जॉब्स की पत्नी भी आकर के कमला बन रही है, वो भी डुबकी लगा रही। सर, धर्म संसद में बोर्ड के गठन की बात हो रही है, आप सहमत हैं? सनातन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो ये सब अपने आप, देखिए हम सनातन बोर्ड बने या ना बने, पर बक वोट बंद हो, हम इस बात से सहमत। महाकुंभ में एक तरफ संतों का मेला लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ योग सिखाने योग आचार्य लंदन और यूके से आए हुए हैं, जो यहाँ पर योग सिखाने का काम कर रहे हैं। सुबह सुबह रोजाना योग क्लासेस लगाते हैं और श्रद्धालुओं को योगा सिखाते हैं। विदेश से आए योग गुरुओं से बात की हमारे संवाददाता अमित गंजू ने। भक्ति की कई तस्वीरें देखने को मिल रही हैं इस महाकुंभ में, और ऐसी एक तस्वीर भी है जिसमें लंदन से यहाँ ये 2 लोग आए हैं जो योगा सिखाते हैं। उनका ये कहना है कि ये योग जो है एक बहुत ऐसी चीज है जो देश के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए, और ऐसे में लंदन से लोग आए। सर, वेयर एग्जैक्टली यू आर फ्रॉम? I'm from London. इट्स अ फर्स्ट ट्रिप टू इंडिया? No, I've been to India a lot of times. व्हाट अबाउट महाकुंभ? First one to Mahakumbh, yeah. व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन? My first reaction is awesome. Awesome. It's awesome. Completely awesome. What do you like to say to the people who are watching the TV? Should come here? They should come here and experience Mahakumbh because in 12 years' time it's going to be even better, but they'll have to wait for 12 years. There's a lot of people, but it's very well spread out and organised. It's not chaotic at all. You can actually find some moments of peace and quiet inside. Can you say something? Om Namah Shivaya or something? Say Shri Krishna Sharanam Mama, Shri Krishna Sharanam Mama. Shri Krishna Sharanam Mama.
आप देख सकते हैं कि ये लंदन से वो लोग हैं जो योग सिखाते हैं और स्पेशली इसीलिए आए। इनका कहना है कि इनका पहला महाकुंभ है और ऐसे में ये श्री कृष्ण के श्लोक को बता रहे थे। उनका कहना है कि जितना लंदन है और जितने लंदन की आबादी है उतने ही यहाँ लोग कुंभ में देखने को मिल रहे हैं। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने ममता कुलकर्णी को लेकर हो रहे विरोध पर खुलकर बातचीत की है। उन्होंने कहा कि किन्नर अखाड़े में कोई मतभेद नहीं है। अगर ममता इस्लाम कबूल करती तब सनातनियों को कोई दिक्कत नहीं होती। पूरी प्रक्रिया को पूरा करते हुए उनको महामंडलेश्वर बनाया गया है तो कई लोगों को पीड़ा हो रही है। ममता नंदगिरी नहीं बनाया गया है, उनको बनाया गया है श्री यमाई ममता नंदगिरी। और जैसे सब अखाड़ों में होता है संन्यास, पिंडदान आदि सारी चीज़ें किया जाता है, हवन वगैरह। तो हवन वगैरह हम पब्लिक में नहीं कराते हैं, हम प्राइवेट में कराते, ना मीडिया के सामने कराते। तो जैसा सब अखाड़ों में संन्यास परंपरा होता है वैसे हमारे इधर भी परंपरा वही है। लेकिन जिस तरीके से उनको महामंडलेश्वर बनाया गया उसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। किन्नर अखाड़े में भी कुछ लोग हैं हिमाद्री की तरफ से और तमाम लोगों की तरफ से कुछ बयान। किन्नर अखाड़े की तरफ से हिमाद्री गिरी जो है उनका बयान सामने आया। हिमाद्री गिरी हमारे अखाड़े में कोई हिमाद्री गिरी नहीं है, हमारे अखाड़े में कोई हिमाद्री गिरी नहीं है। और जो भी कर रहे हैं, आज अगर ममता कुलकर्णी इस्लाम कबूल लेती तो कोई सनातनी को तकलीफ नहीं होता। ये जो जितने भी बोल रहे हैं ये धर्मांतरण पे चुप रहते हैं। उंगली मार कौन थे? आगे जाके वाल्मीकि नहीं बने वो? क्या इतिहास था? महानंदा तो नगर वधू थी। हर रात को जो पुरुष आता था उसको वो अपना पति मान के पूरा सेवा करती थी। ऐसे प्रभु ने भी उनका परीक्षा लिया और लीला रची कि वो मर गए और वो सती होने चली गई। बाद में प्रभु ने आशीर्वाद दिया और प्रदोष व्रत का शुरुआत एक नगर वधू से शुरुआत हुई। तो इतना बड़ा बवाल क्यों? देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां बुराड़ी इलाके में एक 4 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे में दबने से 7 साल की एक बच्ची की मौत हो गई है। इमारत के मलबे से अब तक 10 लोग का पुलिस और दमकल विभाग की टीम रेस्क्यू कर चुकी है। हालांकि अभी भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। जानकारी के मुताबिक एक निर्माणाधीन इमारत थी। हादसे वाली जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो बुराड़ी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कैसे 4 मंजिला मकान यहां धाराशायी हो गया, गिरा और मलबे से अब तक 10 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। एक मौत भी हुई है, 7 साल की बच्ची जिसकी मौत हुई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि हादसे वाली जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। 6:52 पे हमारे पास पीसीआर कॉल आई थी कि कौशिक एनक्लेव बुराड़ी में एक बिल्डिंग कोलैप्स कर गई है। तो उस जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस टीम यहाँ पे पहुंची, फायर की टीम भी यहाँ पे पहुंची और यहाँ पे कौशिक एनक्लेव बुराड़ी में जो अभी तक जानकारी है उसके हिसाब से 200 गज के अंदर ये नई बिल्डिंग बनी हुई थी। 4 मंजिला ये बिल्डिंग थी, ये कोलैप्स कर गई थी और इसके अंदर लेबर जो हैं वो ट्रैप होने की सूचना थी हमारे पास। और उसके बाद इसको रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया। उसमें हमारी पुलिस की टीम भी थी, फायर की टीम, डीडीएमए की टीम थी, कैट्स एम्बुलेंस भी यहाँ पे पहुंची, एनडीआरएफ की भी 2 टीम्स यहाँ पे आई हैं और कुल मिला के अभी 10 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। अभी भी 12 से 15 लोग अंदर ट्रैप हो सकते हैं, ऐसा अंदेशा है। जो लोग रेस्क्यू हैं उनसे बातचीत पे ये मालूम चला है। फिलहाल ये तस्वीर देखिए, मैं आपको एकदम सामने से दिखा रहा हूँ। ये क्या हालात हैं, पूरे इमारत जो है वो एकदम धाराशायी हो गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, चाहे वो जेसीबी की मशीनें लगी हों या फिर एनडीआरएफ की टीम हो। ये देखिए फायर ब्रिगेड की टीम भी है, दिल्ली पुलिस की टीम है। कई टीमें जो हैं वो मलबे को हटाने में लगी हैं। जो अंदर लोग फंसे हैं उन्हें निकालने में जुटी है। ये पूरी तस्वीर आप देखिए, साफ तस्वीर। ये 4 मंजिला इमारत है जो गिरी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि बगल में एक मंजिला इमारत थी, उसके ऊपर गिर गई थी, जिसकी वजह से बहुत बड़ा हादसा हुआ। ये देखिए सीधी तस्वीर, मलबा जो है वो हटा के यहाँ से हटाया जा रहा है धीरे धीरे। और जो अंदर लोग फंसे हैं, कोशिश ये है कि सबको जल्द से जल्द निकाल लिया जाए। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, पूरी टीम जो है वो लगी हुई है। बताया ये जा रहा है कि कुछ लोगों को निकाला गया, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, और कुछ लोग जो अंदर दबे हुए हैं, फंसे हुए हैं, उनको भी जल्द से जल्द निकाल लिया जाएगा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं भागलपुर बिहार।
तो क्या आपके भी कोई रिश्तेदार अंदर जी फंसे हाँ, हुए हैं? मेरे बुआ का लड़का है और एक भाई का साला है। तो अभी तक कोई जानकारी मिली क्या हुआ? कोई जानकारी नहीं मिला है सर अभी तक। और क्या दिल्ली पुलिस या फिर एनडीआरएफ किसी की तरफ से कोई बातचीत? कोई बातचीत नहीं हुआ है, मैं अभी अभी आया हूँ, कोई बातचीत नहीं। और उधर अभी नहीं जाने दिया हमको, अभी हम जा रहे हैं उधर। और ये कब आपको जानकारी मिली, क्या हमको हुआ? 8:30 बजे जानकारी मिली अभी इस रात में। 8:30 बजे। और फिलहाल जो है कोई पता नहीं चल पाया है कि आपके रिश्तेदार कहाँ है, नहीं है, कोई पता नहीं चला है अभी तक। आप जो यहाँ अस्पताल भेजा जा रहा है, यहाँ पे जो लोग निकाले जा रहे हैं, वहाँ आपने पता किया? एक लड़के गया है हॉस्पिटल, हाँ। बताया है तो गया है, अभी तक वहाँ भी जानकारी नहीं मिला है कि कहाँ है, नहीं है, अभी तक कुछ पता नहीं तो जो मिला। आपके रिश्तेदार थे वो यहाँ पे काम करते थे, क्या जी कुछ हाँ। जानकारी है? हाँ, काम करते थे पीओपी का। जी अच्छा, और कितने लोग हैं, क्या है, कुछ वो पता चला? इन सब चीजों के बारे में पता नहीं है, इतना पता है कि मेरा बुआ का लड़का यहाँ काम करता था और बस। और कितना आदमी काम कर रहा था, क्या काम कर रहा था, ये सब पता नहीं है मुझे। खबर झारखंड के सरायकेला से है, जहां गम्हरिया में टाटा स्टील की यूनिट टायर रोल्स मिल के आवासीय परिसर में एक बिल्डिंग जमींदोज हो गई। इस बिल्डिंग में कुल 16 घर थे। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। बता दें कि टायो कंपनी बंद होने के बाद इस आवासीय परिसर में वैसे कर्मी रह रहे हैं जिन्होंने अपना सेटलमेंट कंपनी से नहीं लिया है। खतरे की आशंका को देखते हुए फ्लैट खाली कर दिया गया था। कंपनी के स्तर से सभी फ्लैट कंडम घोषित किया जा चुका है। वहीं इस मामले में कंपनी के अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते रहे। इस दौरान फ्लैट में रहने वाले लोगों में नाराजगी देखी गई। अचानक से सारा बिल्डिंग गिर गया। हम सामान खाली कर रहे थे और मन नहीं कर रहा। प्लीज, लोगों को भी डर है कि हम लोग जिस क्वार्टर में रहते हैं ये सामने वाला ये भी गिरेगा, तो हम लोग के लिए भी कुछ ये करना चाहिए ना। हम लोग कहाँ जाएंगे अचानक से रात में? अब तो रूम में जाने में डर लग रहा है। कितना परिवार चला गया? करीब 7 लोग थे, 7 फैमिली। और कंपनी की तरफ से कुछ बात? कुछ भी नहीं। इन्फॉर्मेशन नहीं था। इन्फॉर्मेशन रहता तो पहले ही खाली कर लिया गया था, पहले ही लोग खाली कर लेते। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। एज जो जितना मैं जानता हूँ कोई इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिली थी। और उसके बाद फिर जब मैं चिल्ला के सबको बाहर निकाला तो वो लोग बाहर निकले। उसके 2 मिनट भी नहीं लगा, बिल्डिंग पूरी तरीके से नष्ट नाबूद हो गई। मुंगेर से बड़ी खबर है, जहां धरारा थाना क्षेत्र के दशरथपुर जमालपुर मेन रोड पर एक कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे के बाद कार का ड्राइवर और कार में बैठे दूसरे लोग कार छोड़कर फरार हो गए। हालांकि दुर्घटना में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। कार इतनी रफ्तार में थी कि सड़क किनारे लगे पेड़ को तोड़ते हुए लगभग 20 फीट दूर तक जंप करते हुए नदी में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही धरारा थाना पुलिस कार के मालिक और ड्राइवर की जानकारी जुटाने में लग गई है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कैसे ये भीषण हादसा हुआ है। तेज रफ्तार यह कार थी जो नदी में जा पलटी है। बताया जा रहा है कि करीब पेड़ को तोड़ते हुए लगभग 20 फीट दूर तक जंप करते हुए ये कार नदी में जा गिरी। खगड़िया से बड़ी खबर है, जहां भीषण आग में 5 घर जलकर खाक हो गए हैं। खाना बनाने के दौरान हादसा हो गया। पसराहा के झंझरा गांव में हादसा हुआ है। घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। चूल्हे से निकली चिंगारी से यह आग लग गई। तो खगड़िया की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए कैसे ये घर धू कर जल रहे हैं। 5 घर जलकर खाक हो गए। खाना बनाने के दौरान हादसा हुआ। बताया जाता है कि चूल्हे से निकली चिंगारी की वजह से यह आग लगी। बिहार के 221 आईपीएस अफसरों को अगले 31 जनवरी तक हर हाल में अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा। इसको लेकर गृह विभाग ने बिहार के डीजीपी विनय कुमार को एक पत्र लिखा है। गृह विभाग की तरफ से बताया गया कि 22 जनवरी तक बिहार कैडर के केवल 130 आईपीएस अधिकारियों द्वारा वार्षिक अचल संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन दिया गया है। ऐसे में बाकी बचे आईपीएस अधिकारियों को संपत्ति का ब्यौरा देने का निर्देश वे अपने स्तर पर दें। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार में अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने में आईपीएस अफसरों को लेट लतीफी पसंद है। लिहाजा गृह विभाग ने एक बार फिर से बिहार के डीजीपी को पत्र लिखा है और यह पत्र न्यूज़ 18 के पास भी है, जिसमें डीजीपी को यह कहा गया है कि 31 जनवरी तक ऑनलाइन संपत्ति का ब्यौरा समर्पित करना एक अनिवार्य सरकारी दायित्व के रूप में उपबंधित है। यही वो लेटर है जिसमें इस बात की चर्चा की गई है और कहा गया है, डीजीपी से कहा गया है कि
हर हाल में 31 जनवरी तक जो संपत्ति का ब्यौरा है वो उपलब्ध करा दिया जाए। दरअसल 22 जनवरी तक बिहार कैडर के 123 आईपीएस अधिकारियों ने ही वार्षिक अचल संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन समर्पित किया है। अखिल भारतीय सेवाएं नियमावली के अंतर्गत सभी आईपीएस अधिकारियों को 1 जनवरी को उपलब्ध संपत्ति के आधार पर एस्पारो सिस्टम पर विवरणी देनी होती है। केंद्र सरकार से अनिवार्यता निगरानी स्वच्छता दिए जाने के लिए यह एक आवश्यक शर्त है। अचल संपत्ति का ब्यौरा दिए जाने तक आईपीएस अधिकारियों की मूल्यांकन रिपोर्ट भी विभाग के स्तर पर लंबित रहती है। ऐसे में डीजीपी से कहा गया है कि जो बचे हुए आईपीएस अफसर हैं उनकी संपत्ति का ब्यौरा जल्द उपलब्ध कराया जाए। हालांकि आज 27 जनवरी हो चुका है और बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, 3 से 4 दिन का शेष बचा है और ऐसे में तकरीबन 100 की संख्या में आईपीएस अफसरों ने अब तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है, जो गृह विभाग बेहद जरूरी मान रहा है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में सबसे ज्यादा अपराध जमीन विवाद में हो रहा है। इसके बाद डीजीपी विनय कुमार ने जमीन माफियाओं पर नकेल कसने को लेकर एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने का निर्देश जारी किया है। मुख्यालय स्तर पर इसकी जिम्मेवारी सीआईडी को सौंपी गई है। इस विशेष टास्क फोर्स का प्रमुख डीएसपी रैंक के एक अधिकारी को बनाया जाएगा और इस विशेष टीम की मॉनिटरिंग एसपी और आईजी रैंक के अधिकारी करेंगे। सबसे पहले वैसे थानों को पहचान कर वहां की भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी जहां सबसे अधिक जमीन विवाद से जुड़े मामले पाए गए हैं। पूरी खबर पर पटना पुलिस मुख्यालय से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। बिहार में भूमि विवाद के कारण सबसे अधिक आपराधिक घटनाएं होती है और इस बात का उल्लेख जो है वो एनसीआरबी के रिपोर्ट में भी है और अब इसको देखते हुए डीजीपी विनय कुमार ने एक विशेष रणनीति तैयार किया है और इस नई रणनीति के तहत एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है और यह टीम जो है वो सीआईडी के अधीन काम करेगी और यह टीम जो है सीआईडी के तहत जो है काम करते हुए वैसे तमाम जो जिले हैं जहां पे भूमि विवाद के सबसे अधिक मामले हैं, सबसे पहले उन जिलों में जाकर के वहां का सर्वे करेगी और फिर जो थाने हैं, संबंधित थाने, वहां पे जाकर के भूमि विवाद से जुड़े हुए जो मामले हैं उसका रिव्यू करेगी, उसका निपटारा करेगी और जो भू माफिया हैं उस पर नकेल भी कसेगी, कानूनी कार्रवाई भी करेगी और ये कार्रवाई जो है वो बेहद कठोर होगी। बताते ये चले कि राज्य में तकरीबन 1300 थाने हैं जिसमें वैसे थानों को पहले चिन्हित किया गया है जहां जमीन विवाद से संबंधित सबसे अधिक मामले हैं। ये पूरी कार्रवाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ भूमि विवाद और भू माफियाओं से जुड़े हुए जो मामले हैं उस पर नकेल कसने को लेकर के किए गए हैं। तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो भू माफिया हैं उनकी जगह जो है वो सलाखों के पीछे होगी और यह कार्रवाई जो है वो पुलिस मुख्यालय यानी कि डीजीपी के निर्देश पर जो टीम का गठन किया गया है जो सीआईडी के अधीन काम करेगी, उनके द्वारा कार्रवाई करने के बाद जो है वो भूमाफिया जो है वो सलाखों के पीछे नजर आएंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और सिडबी के बीच एक अहम समझौता हुआ है। सिडबी मध्यम और छोटे श्रेणी के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए साधन मुहैया कराएगी। समझौते से बिहार में लघु उद्योग में रोजगार देने और व्यापार को बढ़ावा देने में आसानी होगी। सिडबी के बिहार जोन के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उनका बैंक दूसरे बैंक की तुलना में कम ब्याज पर ऋण देती है। वहीं बीआईए के चेयरमैन ने कहा कि समझौता होने से बिहार में उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। जो समझौता ज्ञापन आज हुआ है वो बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन और सिडबी के बीच में हुआ है। तो उसका पर्पस ये है कि जो यहाँ पे एमएसएमई के जो उद्यमी हैं, मीडियम स्केल तक के जो उद्यमी हैं, जो बीआईए के मेंबर भी हैं और जो नॉन मेंबर भी हैं, उनके लिए हम यहाँ पे बीआईए का कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं कि उसमें हम उनको कुछ एसेट्स भी दे रहे हैं जो एक छोटा मोटा ऑफिस चलाने के लिए पर्याप्त हो और एक मैन पावर हम स्टेशन करेंगे जो इस तरह के उद्यमियों को मदद करके और उनका सिडबी में या बाकी बैंक्स में जो उनके प्रपोजल्स अटकते हैं या इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होता है तो उनको थोड़ा हैंड होल्डिंग करके उनका प्रपोजल जो है बैंक से सैंक्शन करवा सके। देखिए, ये सिडबी का पूरा नाम अगर देखें और समझें तो डेवलपमेंट बैंक है। ये स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए डेवलपमेंट बैंक। जमुई जिले के झाझा के धमना गांव में होने वाले महायज्ञ में देवलोक बसाने की कोशिश की गई है। यज्ञ स्थल पर लगाने के लिए देवी देवताओं की कुल 125 मूर्तियां कलाकारों के द्वारा तैयार की गई हैं। देवी देवताओं के अलावा बुरे और अच्छे कर्मों के परिणाम को दिखाते हुए भी कई मूर्तियां बनाई गई हैं। ये मूर्तियां यज्ञ का मुख्य आकर्षण होंगी।
30 जनवरी से 7 फरवरी तक होने वाले यज्ञ में सनातन के कई कथावाचक शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता केसी कुंदल। के झाझा प्रखंड के धमना गांव में एक विशाल यज्ञ का आयोजन हो रहा है और उस यज्ञ में एक बड़ी बात है, खास बात है कि यहाँ पर देवलोक को बसाने की कोशिश की गई है। 125 प्रतिमाएं तैयार की गई हैं देवी देवताओं की और उनको यज्ञ स्थल पर लगाया जा रहा है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे उन 125 देवी देवताओं की तस्वीर, जो मूर्तियां हैं यहाँ पर, और देख सकते हैं चारों तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। सभी तरह की देवी देवता हैं, चाहे सनातन धर्म में जितने भी देवी देवता हैं उनकी प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई हैं और कलाकारों के द्वारा तैयार की गई है। बड़ी बात यह भी है कि इसमें कुछ ऐसी भी प्रतिमाएं हैं जो इलेक्ट्रिक पर चलेंगी। जैसे कह सकते हैं कि भगवान नरसिंह का जो यह प्रतिमा है तो उनके हाथ देख सकते हैं कि जो उनका जबड़ा है, जैसा कि वर्णन किया गया है शास्त्रों में, उस तरह से जीवंत दिखाने की कोशिश की गई है। और उसी तरह से देखा जाए तो भगवान विष्णु की जो तस्वीर है, उनका पांव दबाने वाली जो प्रतिमा है, उसमें देख सकते हैं कि ये इस तरह से मूव करने के लिए इलेक्ट्रिक तरीके का अपनाया गया है। माँ सरस्वती की प्रतिमा अगर देखा जाए तो यहाँ भी देख सकते हैं कि उन बीना बजाने के लिए उनके हाथों में कोशिश की गई है, जो पूरी तरह से यज्ञ स्थल पर यह लग जाएंगी तो इसी तरह से मूव होगा। और 25 ऐसी प्रतिमा है और कुल मिलाकर देखा जाए तो 125 प्रतिमाएं देवी देवताओं की हैं। तो आखिर देवलोक की उतारने की कोशिश की गई है यज्ञ स्थल पर, ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि सर अभी बहुत सारा जनरेशन में सबको मालूम नहीं होता है क्या कौन कौन सा क्या क्या मूर्ति है, तो इसी की विशेष में हमने सोचा कुछ मूर्ति है बना के दिखाएं जो कि ज्यादा से ज्यादा नई जनरेशन में देखें। लगभग 125 प्रतिमाएं हैं यहाँ और बहुत सारी प्रतिमा में इलेक्ट्रिक फिट है, जो सजीवता मूर्ति में सजीवता लगेगा कि मूर्ति एकदम सजीव मूर्ति है। उस यज्ञ में कोशिश की गई है जो आयोजन करने वाले लोग हैं उनके द्वारा कि जो सनातन धर्म का जो देवलोक है उस देवलोक को इस यज्ञ स्थल पर उतारा जाए। और यही कारण है कि 125 प्रतिमाएं बनाई गई हैं देवी देवताओं के। उसमें कुछ ऐसे भी होंगी जो जीवंत दिखाई देगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।